गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लिए लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले ये संडे को ना टेस्ट रहेगा। जितने लोग भी लेक्चर देखते हैं उनके लिए संडे को टेस्ट रहेगा। वैसे मैंने ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया है। देखो, मैंने लेक्चर जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर समय डे टू डे मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो आगे जाके ग्रेविटेशन आएगा, यही कंसेप्ट अपन ग्रेविटेशन में भी यूज करेंगे। अब अगर यही कंसेप्ट ग्रेविटेशन में भी यूज करेंगे तो अभी जो कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं उसको वहां पे बार बार थोड़ी एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको वहां पर क्या किया जाएगा, इस वाले चैप्टर से लिंक कर दिया जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाई कीजिए, नहीं तो भाई मेरा काम तो है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। अगर आपको मौका मिलता है, मतलब अगर टाइम मिल रहा है तो लेक्चर्स देखिए, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, स्फीयर्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था। स्फीयर में हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। बेसिकली दो तरह के स्फीयर हैं। एक वैरायटी है कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, और दूसरी वैरायटी है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। तो बेसिकली दो तरह के स्फीयर्स हैं। अच्छा, अब कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, इनके लिए हमने फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करके आपको बता दिया था। अब अगर फील्ड और पोटेंशियल देखो तो हमने 3 पॉइंट के कैलकुलेट किया है। 3 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है जो आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट के हम क्या बोलते हैं कि जब भी आपके पास हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, तीनों ही केसेस में जब आप एक आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो आउटसाइड पॉइंट के लिए वो जो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। स्फीयर के कारण फील्ड किसी आउटसाइड पॉइंट पर उतना ही आएगा जितना आप स्फीयर के सेंटर में एक टेस्ट चार्ज रखने के कारण आता। तो हम क्या करेंगे, जब भी एक आउटसाइड पॉइंट के पोटेंशियल या फील्ड कैलकुलेट करना है तो सिंपली स्फीयर को रिप्लेस कर देंगे पॉइंट चार्ज से, जो स्फीयर के सेंटर पे रख दिया गया है। अब उसको यूज करके हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हमने पोटेंशियल फाइंड किया था आउटसाइड पॉइंट पर तो वो आया था kq/r, पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉर्मूला होता था। फिर जब हमने फील्ड कैलकुलेट किया आउटसाइड पॉइंट पर, जब हमने फील्ड कैलकुलेट किया तो आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, फील्ड का फॉर्मूला आता था kq/r², ये आउटसाइड पॉइंट पर आया था सरफेस पे। अब ये जो r वाले को मैं बोल रहा हूं स्मॉल r, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था हमने, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। आउटसाइड पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूं तो स्मॉल r, आउटसाइड पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये मेरे पास पोटेंशियल, ये मान लो ये पॉइंट P है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं r दूरी पर P पॉइंट है तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखता हम, क्या लिखेंगे, kq/r, स्मॉल r आएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट P पर लिखना है तो kq/r² आता, ठीक है, जैसे पॉइंट चार्जेस के आता था। अगर मैं बोलूं कि सरफेस पे एक पॉइंट है S, और अगर मुझे सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है तो स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, तो सरफेस पे पोटेंशियल और सरफेस पे फील्ड कितना हो जाएगा, kq/R²। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इनसाइड पॉइंट अगर कंडक्टर के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट होता है PSP, मान लो एक P पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर आपको फाइंड करना होता तो कंडक्टर के अंदर फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर हमेशा जो नेट फील्ड बनता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। और पोटेंशियल अगर आप पॉइंट P पे कैलकुलेट करोगे तो हम जानते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है तो इसके अंदर में जो रीजन है, इसके अंदर में जो रीजन है वो क्या करता है, एक इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। इक्विपोटेंशियल रीजन मतलब हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर आप T पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो T पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा,
जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा थ्रू आउट द रीजन, इस पूरे कंडक्टर के अंदर वही पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा kq अपॉन r। अब इसमें ना क्वेश्चन पूछते हैं, मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कंडक्टर के अंदर A पॉइंट था, कंडक्टर के अंदर B पॉइंट था, A से B एक चार्ज को लेके आ गए, डिस्टेंस दे देंगे, यहाँ पर वो देंगे, ये जो डिस्टेंस है वो है 3r का। अब पूछेंगे वर्क डन, अब खुशी में वर्क डन अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने आपको पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस बताई थी, जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो हमने चार्ज क्यू, जिस चार्ज को मूव कराते हैं उस चार्ज क्यू को v इनिशियल माइनस v फाइनल करते थे, सिंपलीफाई करते थे, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाता था। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब फिर से बोल रहा हूं, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन किसी भी एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं वो डेरिवेशन ध्यान में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसको बेस करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ऐसा। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूं कि टिल फ्राइडे ये चैप्टर कंप्लीट कर दो। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो विल बी स्टार्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्टार्टिंग। ग्रेविटेशन देखो आप टेंशन मत देना, ग्रेविटेशन 3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, ये सब छोटे चैप्टर्स हैं, एक बार सर्किट सॉल्व करना सीख लेंगे तो फिर कैपेसिटर्स भी पढ़ लेंगे, तो इससे बाद वाला चैप्टर क्या होगा, करंट होगा। देखते हैं अभी। अच्छा, तो हमने उसके बाद और क्या देखा था, अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड हो, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में हमने चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना कि चार्ज हैज बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, तो अगर चार्जेस सरफेस पे दिख रहे हैं सिर्फ, अगर चार्जेस सरफेस पे दिखेंगे सिर्फ तो बोल देंगे कंडक्टर है, और अगर चार्जेस मुझे थ्रू आउट द वॉल्यूम दिखेंगे तो क्या बोल देंगे, वो एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, आउटसाइड पॉइंट P पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है, हमने क्या बोला था, ये जो Q अमाउंट है उसको मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ये जो Q अमाउंट का चार्ज था वो थ्रू आउट द सरफेस मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। मान लो इसका रेडियस है r। यहाँ पर रो को कैसे डिफाइन करते हैं, रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर रो को डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उससे पहले जब भी हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इस सब में डिफाइन किया था सिग्मा। अच्छा, अब इसके कारण, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो पॉइंट P जो है वो एक आउटसाइड पॉइंट है। अब जब भी आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, इसको एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर देंगे जहां पर चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो पॉइंट P पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो क्या हो जाता, kq अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। सरफेस वाले पॉइंट पर अगर कोई पूछता तो kq अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट पर अगर कोई पूछेगा तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या डेरिवेशन किया था हमने, q इनक्लोज निकाला था, तब जाके अब इस जो अंदर वाला पॉइंट था ना, इनसाइड वाला पॉइंट, जहां पर यहां कहीं पर अगर मैंने फील्ड कैलकुलेट किया था, उसका जो डेरिवेशन है उसको यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं आज क्वेश्चन कुछ बता दूंगा, लेकिन इसका जो डेरिवेशन था ना, डेरिवेशन आप ध्यान रखना कैसे हमने सॉल्व किया था। हमने क्या किया था, पहले q इनक्लोज का वैल्यू ढूंढा था, q इनक्लोज का वैल्यू ढूंढा था, गॉसेस थ्योरम लगाया था, तब जाके हमारे पास फील्ड का वैल्यू कैसा आया था, इनसाइड पॉइंट। मान लो ये पॉइंट क्या है, P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 3 नहीं, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला मेरे को याद रहता है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको ऐसा भी देख सकते हो शायद, k q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब, ऐसा कुछ आया था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं, गलत आंसर शायद देख लो भाई। हां, k q स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बाकियों का डेरिवेशन नहीं आता किसी भी
एग्जाम में, लेकिन ये टी पॉइंट पर जो होगा उसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेशन के जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे। तो इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखते हैं पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। थोड़ा व्हाइट बोर्ड बस अच्छा कर लो। अब ये व्हाइट बोर्ड वाला जो टाइम है आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो भी चल रहा है ना, उसमें आप इतना विश्वास रखो, पहले से ज्यादा एफर्ट हमें अब अप्लाई करना पड़ता है। आप ये मत सोचना कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाना है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो है पहले से देखो, पहले तो हमें सिर्फ पढ़ाना होता था, पढ़ा के हम चले जाते थे। अब पढ़ाना होता है, लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको एडिट करना बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडिटिंग करना मैंने सिखाया है, वो तो जानते ही नहीं थे कि क्या होता है भाई। वो तो बोलते सर ये इतना बड़ा फाइल कैसे अपलोड करेंगे, 3 GB 4 GB का एक रिकॉर्डिंग बन रही है उनकी। एक एक लेक्चर जो 1 घंटे का बनता था वो बनता था 8 GB 10 GB ऐसा। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। Potential because of solid non-conducting sphere. Potential because of solid non-conducting sphere. मान लो एक sphere है ऐसा, solid है, non-conducting है। जब भी मैंने ऐसे इवनली पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया ना, मतलब समझ जाना कि वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अब इसके कारण अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फिर से 3 पॉइंट हो सकते हैं ना, 3 पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले आउटसाइड वाले पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, मान लो आउटसाइड में पॉइंट है P या ABC दिया था शायद इससे पहले लेक्चर में, मान लो है आउटसाइड पॉइंट है A। अगर पॉइंट A पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या जानते हैं कि ये जो पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट है वो क्या होता है, वो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो स्फीयर है इसको मैं एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूं क्या। पॉइंट चार्ज जो कहां पर रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अगर ये दूरी r है तो पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या हो जाएगा, सिंपली kq/r हो जाएगा क्या। सर ये कैसे लिख पा रहे हो आप, कैसे लिख पा रहा हूं, तो बस मेरे को फॉर्मूला याद है या कंसेप्ट मैंने याद करके रख लिया। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी स्फीयर आप अज्यूम कर लो, वो एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस किया जा सकता है। पॉइंट चार्ज कहां, तो पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रखा है। तो पहले एसी काम नहीं करता था ना, अब एसी भी चलता है, ठंडा करता है एसी। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kq/r। मान लो कोई मुझसे पोटेंशियल पूछता पॉइंट बी पर, पॉइंट बी कैसा पॉइंट है, सरफेस वाला पॉइंट है क्या। पॉइंट बी अगर सरफेस वाला पॉइंट है तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या लिखेंगे, kq स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से। जहां पर कैपिटल R क्या है, कैपिटल R जो है वो इसका रेडियस है, यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अब सबसे मजेदार कैलकुलेशन होगा पॉइंट सी का। ये दोनों तो बहुत ही आसान थे, पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एट बी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। तुमने अगर फील्ड में भी देखा होगा तो फील्ड एट ए और बी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान था। जो भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी वो हमें इनसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने की पड़ी थी क्या। अभी भी जो मेहनत करना पड़ेगा पोटेंशियल के कैलकुलेशन में वो इनसाइड वाले पॉइंट पे करना पड़ेगा। इस बार इनसाइड वाले पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं। इससे पहले जो केसेस हमने पढ़ा था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता था अंदर में, कंडक्टिंग सॉलिड हो, कंडक्टिंग हॉलो हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, तीनों ही केसेस में अंदर में फील्ड जीरो हो जाता था। इसीलिए वहां पर हम क्या बोलते थे कि पोटेंशियल जो होगा
जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही इनसाइड वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट का चेंज हो रहा है ना, अगर हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जो मैं भी डिराइव करके लाऊंगा, ठीक है। याद रखना है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी याद रखना है और ये जो फॉर्मूला जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी याद रखना है। अब ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। मान लो ये पॉइंट सी, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट सी पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा स्क्रीन पॉज हो गया था। अब पॉइंट सी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, हम अंदर यहाँ पे ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में जो फील्ड का वैल्यू होता है वो हम जानते हैं। स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में फील्ड का वैल्यू क्या लिखते हैं, किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर अगर आपको फील्ड लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, एक तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया था और एक हो जाएगा kq स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये दो फार्मूलाज हमने डिराइव किए हैं। अब अगर मुझे अंदर में फील्ड पता है जो r का फंक्शन है और मुझे इसको यूज करके क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमने ना एक रिलेशन पढ़ा है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन क्या पढ़ा था, अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है या किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता था तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते थे। क्या, कैसे, एक रिलेशन पढ़ा था हमने, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। माइनस ऑफ dv जो है वो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता था, या इसी को ऐसा लिखते थे, v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसा लिखते थे क्या, v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट को दोनों को यूज करके क्या करेंगे, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेशन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमको समझ में आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो जेई वाले बच्चों को तो ये रिलेशन याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ध्यान से वो कैसे सिंपलीफाई करते हैं। मुझे सी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मुझे बी का पोटेंशियल पता है क्या, पता है ना, सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल तो जानते हैं। सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जो था वो kq अपॉन कैपिटल r है। अब ये फॉर्मूले में, अगर ये फॉर्मूले में मैं ऐसा लिख दूं तो v इनिशियल में लिख दे रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट सी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है, इंटीग्रेशन के अंदर E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर C से B जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या वेरिएबल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी r सेपरेशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी r सेपरेशन पर क्या लिखते हैं, तो kqr डिवाइडेड बाय r क्यूब, ऐसा लिखते हैं क्या, हाँ या ना। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, तो C से B जाते वक्त किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, वो हमने देखा था, और C से B जाते वक्त dr वेक्टर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। मतलब C से B जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट dr जो है, ये dr जो यहाँ पे लिखे थे वो डिस्प्लेसमेंट होता था। C से B जाते वक्त dr जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी रेडियली आउटवर्ड है। अगर ये दोनों रेडियली आउटवर्ड है तो यहाँ पर cos 0 आ जाएगा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर को E dr cos 0 लिख सकते हैं। cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, अगर cos 0 का वैल्यू 1 हो गया तो मेरे पास ऐसा इक्वेशन बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dr का करने वाले हैं। अब ये जो dr का लिमिट होगा, c से b चलना है, c से b चलना है मतलब स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक पहुंचना है। यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल r की है और यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल R की है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल r से कैपिटल R तक लिमिट्स पुट कर देंगे। क्या समय को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, माइनस ऑफ dv इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया था कि किसी भी पॉइंट पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर है, इनसाइड वाले पॉइंट पर अगर अपने को पोटेंशियल फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो दो रिलेशन होते थे, kq
स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ये रिलेशन हो सकता है, या दूसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे फॉर्मूलाज देखो बहुत ही मुश्किल होते हैं याद करने, सारे फॉर्मूलाज एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनको फॉर्मूलाज याद रखना है। जितना फॉर्मूला याद रहेगा उतना ज्यादा चांस है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट r इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मैंने रिलेशन यूज किया dv इक्वल्स टू e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हमने पढ़ा था ना जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन सीख रहे थे, उस समय ऐसा एक रिलेशन आया था। इसको सिंपलीफाई करके v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर e वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r मुझे पता है, हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना सीखा है। तो मुझे पोटेंशियल पता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस मैं किस किस पॉइंट के बीच में लिख रहा हूं, एक तो मेरे को सी पॉइंट पे चाहिए पोटेंशियल, तो मैं सी पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूं, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बी लिखा है। क्यों लिखा बी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है। सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, k क्यू अपॉन कैपिटल r है, ये तो मुझे पता है। तो यहां पर अगर मैं इसके आगे सिंपलीफाई करना स्टार्ट करूं, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, अब जो है वो मैथ्स बचा है, फिजिक्स खत्म हो गया भाई साहब, फिजिक्स इतना ही था, अब आगे जो भी चलेगा मैथ्स चलेगा। तो पोटेंशियल एट सी लिखना चाहते हैं, बी पॉइंट सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, k क्यू अपॉन कैपिटल r। सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा k क्यू अपॉन कैपिटल r इक्वल्स टू, यहां पर देखो k q r क्यूब, ये कांस्टेंट के इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दो, k क्यू अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है r dr, r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब किया तो वो हो गया r स्क्वायर, ये 2 को भी इधर रख देते हैं, लोअर लिमिट स्मॉल r का था, अपर लिमिट कैपिटल R का है। तो पोटेंशियल एट C माइनस k क्यू अपॉन कैपिटल R 2q k क्यू सॉरी 2q पहुंच जाते हैं, 2q पहुंचा है, 2q पहुंचा है, 2q। तो k q 2r क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। देखो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, बस अच्छा आंसर आ जाएगा। अच्छा आंसर मतलब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू KQ अपॉन R को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। इन दोनों को अगर मैं सिंपलीफाई करता तो क्या हो जाता, KQ रहता, R स्क्वायर से ये क्यूब अगर कैंसिल करते तो 2 अपॉन R हो जाता है। इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो KQ अपॉन 2R हो जाएगा। उसी तरह इस वाले टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में k क्यूब स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, ये पूरा है ये आधा है, जब पूरे को आधे से जोड़ देते हो तो 3/2 आ जाता है, 3/2 k क्यूब अपॉन r माइनस k क्यूब r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। अब दोनों में से देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इसको एक अच्छे फॉर्मेट में बस ला ले। अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा अच्छा फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करा देंगे। k q कैपिटल R और 2 सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 3 नहीं बाहर निकलेगा, k बाहर निकला, q बाहर निकला, 2 बाहर निकला, r बाहर निकला, यहां पे बचा 3, पहले वाले टर्म से 3 बचा, माइनस में k बाहर चला गया, q बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, r बाहर चला गया, तो स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर बच रहा है। इसी को थोड़ा और अरेंज करके पता है क्या लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं k क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। ये पोटेंशियल एट पॉइंट C का फॉर्मूला है। C मतलब इनसाइड पॉइंट, किसी भी इनसाइड पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। अब सबसे इजी क्वेश्चन इसमें पता है क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन ऐसा बोल देते कि भाई पॉइंट सी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताओ, और जो पॉइंट सी है वो रेडियस का आधा है। अगर पॉइंट सी स्फीयर के रेडियस का आधा है तो स्मॉल r के प्लेस में कैपिटल R रख देंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये होगा। फिर कभी-कभी पूछते हैं भाई पॉइंट जो स्फीयर है, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है
उसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है ये बताओ, ये भी पूछते हैं। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये तो याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखो। सी पर कभी भी इनसाइड पॉइंट पर अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछे, इनसाइड पॉइंट पर कोई अगर आपसे पोटेंशियल पूछे तो आप क्या लिख दोगे, KQ ब्रैकेट ओपन 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। अब मान लो कोई पूछे आपको पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सेंटर पे जाने के लिए स्मॉल r की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। अगर स्मॉल r का वैल्यू 0 रख दिया तो पोटेंशियल जो सेंटर पर बनेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ 3r² से r³ गायब हो जाएगा तो 2r, ऐसा कुछ बनेगा क्या। ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब जो मैंने बताया है ये बहुत काम का है। क्लियर है क्या। तो हमने अब देखो, अब तुम अगर सोचोगे तो मुझे कंडक्टर सॉलिड हो, मतलब स्फीयर सॉलिड, स्फीयर जो हो वो सॉलिड हो, हॉलो हो, कंडक्टर हो, सबके कारण फील्ड कैलकुलेट करना आ गया, सबके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना आ गया। और देखो कंफ्यूजिंग फार्मूला कौन कौन से हैं, तो जब इनसाइड पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे जब फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो एक थोड़ा मुश्किल वाला फार्मूला है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वाले पॉइंट पे जब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा मुश्किल वाला फार्मूला है। बाकी सारे फार्मूलाज बहुत ही आसान है क्या, बाकी सारे फार्मूलाज के लिए पॉइंट चार्ट से रिप्लेस कर दो, सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। तो अभी तक हमने ये कर लिया। अच्छा, इसका ना ग्राफ बनाने को बोला जाता है, अब इसका ग्राफ बनाने को बोला जाता है, ग्राफ एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। ग्राफ तो डायरेक्टली पूछा गया है, मेडिकल वाले बच्चे अपने कान को खड़े कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे अभी जो मैं बताऊंगा। ग्राफ पूछा गया है डायरेक्टली एग्जाम में। अब किसके बीच में ग्राफ पूछा गया है, वो बोलते हैं कि अगर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसके पोटेंशियल और r के बीच का ग्राफ बनाओ, स्मॉल r के बीच का पोटेंशियल और स्मॉल r के बीच का ग्राफ बनाने को बोला जाता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना है, बहुत जरूरी है कि कैसे ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ समझना है तो भी ठीक है, नहीं समझना है तो याद कर लेना ग्राफ। अगर ग्राफ तुमको लगे कि ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो कैसा ग्राफ दिखेगा वो बस याद कर लेना, लेकिन देख लो भाई साहब कितना याद कर पाओगे, फॉर्मूला भी याद करना, कंसेप्ट भी याद करना, सब कुछ याद नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत सारी चीजें समझी जा सकती है तो वो समझेंगे। इधर स्मॉल r रख रहे हैं और इधर v रख रहे हैं पोटेंशियल। अगर मैं बात करूं कैपिटल R के बाहर, मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या आएगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल ऐसा आएगा क्या, KQ/R। तो KQ/R ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है क्या, KQ/स्मॉल r है ना, KQ/स्मॉल r। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ कैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा क्या। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, एग्जैक्टली r वाले पॉइंट पर, एग्जैक्टली r वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया था, एग्जैक्टली r वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास आया था, कहां से लगे ये तो होगा, हाँ r वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया है, KQ/R आया है। अब इनसाइड वाला पॉइंट यहां पे ग्राफ कैसा दिखेगा वो मजेदार है, वो सोचने वाली बात है। हमने क्या देखा कि किसी भी r दूरी पर, ठीक है, किसी भी r दूरी पर जब ये r क्या है लेस देन कैपिटल R के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया था वो आया था मेरे पास कितना, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आया था, K है, Q है, 3 है, 2 है, R है, Q है, 3 अंदर ही रहता है, 3r² - r², ऐसे कुछ आया था क्या,
के क्यू रहेगा, 2r क्यूब रहेगा, हाँ ऐसा कुछ आएगा। अब इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ अगर सोचोगे तो देखो ऐसा ग्राफ पढ़ा है हमने, कोई नया नहीं होगा हमारे लिए। मान लो मैं बोलूं ना ये जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा है क्या, के क्यूब, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको एक जैसा रहने दो, 3r² अपॉन 2r क्यूब। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, के क्यूब अपॉन 2r क्यूब इनटू r²। इस वाले टर्म को भूल जाओ, इस वाले टर्म को अभी भूल जाओ। तो VC इक्वल्स टू माइनस ऑफ KQ अपॉन 2r क्यूब r²। ये जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है क्या, ये जो रिलेशन है, मैं कांस्टेंट को भूल रहा हूं, या अगर मैं बोलूं रिलेशन कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है क्या, ये KQ 3r² 2r क्यूब ये पूरा कांस्टेंट है, माइनस b टाइम्स ऑफ r²। हां या ना, मान लो ये a वाले टर्म को हाइड कर दिया जाए, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ r², y इक्वल्स टू माइनस ऑफ r², y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x² का ग्राफ पैराबोला होता था क्या, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x² का ग्राफ पैराबोला होता था। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे y इक्वल्स टू माइनस ऑफ r² का ग्राफ बनाना है, सॉरी v यहां पे है v इक्वल्स टू माइनस ऑफ r², इसका क्या मतलब होता था, जिसका स्क्वायर होता था मैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज दे सकता था, और इसका वैल्यू होगा v का वैल्यू हमेशा क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। अब v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखना है, तो v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखने के लिए क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वाले टर्म को नहीं देख रहे, ठीक है, इस कांस्टेंट वाले टर्म को नहीं देख रहे। अगर मैं बोलता तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, किसका ग्राफ, इसको हाइड कर दो, तो ये माइनस वाला v इक्वल्स टू, v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, तो v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव कुछ ऐसा बनता है, v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव कुछ ऐसा बनता है, r के प्लस और माइनस वैल्यू दोनों ले सकते थे, लेकिन जो r का नेगेटिव वैल्यू हो तो इसमें अभी वैलिड ही नहीं होगा, सही नहीं होगा ना, सर नहीं आ रहा समझ में, क्या बहुत जल्दी है समझ में, v इक्वल्स टू a माइनस b r² का अपने ग्राफ प्लॉट करना है। कांस्टेंट वाले पार्ट को पहले तो हाइड करो, कांस्टेंट वाले पार्ट से सिर्फ शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग अगर तुमको याद हो। अब v इक्वल्स टू माइनस ऑफ r², जिसका स्क्वायर होता था पैराबोला में, उसके पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों वैल्यूज ले सकते थे, ठीक है। अब जिसका स्क्वायर होता था उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते थे, r का स्क्वायर हो रहा है मतलब r के पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, r के नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन r के नेगेटिव वैल्यू कोई मतलब है क्या, नहीं, जो भी ग्राफ होगा वो इधर ही होने वाला है, और सिंस ये हमेशा नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था ना, ये क्यों कौन सा ग्राफ है, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ b r² का ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, बिल्कुल हाँ या ना। अब जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो v में कुछ माइनस करेंगे, जब v में कुछ माइनस कर देंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है क्या, y में जब कुछ माइनस करते थे तो ग्राफ ऊपर खींच लेते थे, y में कुछ सबट्रैक्ट करते थे तो ग्राफ नीचे ले जाते थे, मतलब ये जो ग्राफ है उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको ऊपर खींचना पड़ेगा। अब सेंटर पर, एग्जैक्टली सेंटर पर अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, 3kq अपॉन 2r। अब जैसे जैसे आप r का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करोगे, इसमें भी देखो जैसे जैसे आप r का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करोगे इसका वैल्यू कम होता जाएगा क्या, मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर वाले पॉइंट पे था क्या। देखो एग्जाम में तुमको ग्राफ बनाने नहीं आएगा, एग्जाम में तो बस ग्राफ आइडेंटिफाई करना है, लेकिन पता तो चले कैसे बन रहा है ग्राफ। सबसे ज्यादा पोटेंशियल का वैल्यू सेंटर वाले पॉइंट पे है ना, क्योंकि वहां पे r 0 है। जैसे जैसे स्मॉल r का वैल्यू बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाएगा। पता है ग्राफ कैसे दिखेगा, इसको ऊपर उठाना है, इसको ऊपर उठा के आपको ग्राफ ऐसा बनाना है, इस तरह से डिजाइन का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ ऐसा चल रहा था और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऐसा कट हो जाएगा। अब ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो ये वाले पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट है 3kq अपॉन 2r है इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये जैसे बाहर जाना स्टार्ट करेगा तो सरफेस पे kq अपॉन r है और इस तरह से ग्राफ बनेगा। बहुत ही शानदार ग्राफ है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाएगी इस ग्राफ को बनाने में, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। हमने पैराबोला का कंसेप्ट भी आपको बताया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक भी सिखाया और शिफ्टिंग भी आपको थोड़ा बहुत बताया है, इसी दिन के सिखाया था कि आज काम आ सके। बहुत लोग पूछे सर आपने वो जो सिखाया था वो कहां काम आएगा, तो इस दिन के सिखाया था यहां पे काम आएगा। बात समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, तो स्क्रीन पॉज करो, एक बार नोट कर लो, उसके बाद एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है,
पोटेंशियल एनर्जी, पहले किसके देखेंगे, पहले देखेंगे कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ठीक है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मतलब क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मतलब होता है कि एक सिस्टम को बनाने के लिए जो भी वर्क डन, एक सिस्टम को बनाने के लिए जो भी वर्क डन एक एक्सटर्नल एजेंट करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम को बनाना है, चार्ज वाले सिस्टम को बनाना है, इसका मतलब क्या करना है, ग्रेजुअली उसमें चार्जेस ला के रखना है क्या? तो ध्यान से देखते हैं। मान लो इस तरह से मेरे पास है एक न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे न्यूट्रल था और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। मुझे इसको चार्ज करना है, मुझे क्या करना है, इस पूरे न्यूट्रल कंडक्टर को मुझे चार्ज सप्लाई करना है। we are required to supply a charge capital Q to the conductor, ठीक है। जो कंडक्टर है उसको Q चार्ज सप्लाई करना है अपने को। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस न्यूट्रल कंडक्टर को इस तरह से कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है इसमें पॉजिटिव प्लस Q चार्ज ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या ऐसे अरेंज हो जाए, इस तरह का अरेंजमेंट मुझे बनाना है। अब यहाँ से यहाँ लाने पर, इस तरह के अरेंजमेंट से इस तरह के अरेंजमेंट लाने पर जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही सिस्टम में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको यहां से ये टाइप के स्ट्रक्चर में फॉर्म कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, लेट एट एनी इंस्टेंट। अच्छा ये कैसे बन रहा होगा, तो यहां कहीं पर इंफिनिटी है, यहां कहीं पर इंफिनिटी है, इंफिनिटी से चार्जेस को तोड़ के ला रहे होंगे, dq अमाउंट ऑफ चार्जेस को, छोटे छोटे चार्जेस को तोड़ के ला रहे होंगे और इसके सरफेस पे अरेंज करते जा रहे होंगे ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये न्यूट्रल कंडक्टर को ऐसा बनाना है तो कैसे बनाया गया होगा इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इंफिनिटी से dq चार्ज लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर नेक्स्ट dq लाएंगे रखेंगे, फिर नेक्स्ट dq लाएंगे। ऐसे तो वर्क डन कैलकुलेट किया था ना। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना होता था तो सिस्टम को बनाने के लिए जो भी वर्क डन करते थे वही सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां से dq चार्ज लाया, यहां पे लाके रखा, पहले ये न्यूट्रल है, पहले dq को लाके रखे। जब ये न्यूट्रल था तो पहला dq चार्ज मैं यहां पे लाके रखूंगा, कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं। तुमको अगर याद हो सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाते थे, जब पहला चार्ज q1 लेके आते तो कोई वर्क डन करना पड़ता था क्या? नहीं। लेकिन जब q2 लेके आओगे तो इस q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। जब q3 लेके आते थे तो q1 q2 सबके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता था। उसी तरह से सिस्टम का पोटेंशियल डिफाइन करते थे ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी सोच रहे हैं। पहला dq चार्ज जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन जब नेक्स्ट dq लेके आओगे तो पहले वाले dq के कारण जो इसमें पोटेंशियल आ गया होगा उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो मुझे वर्क डन करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट एट एनी इंस्टेंट charge on the conductor be small q। मैंने क्या बोला कि मैं चार्जेस को तोड़ के यहाँ से इंफिनिटी से तोड़ के यहाँ पे ला रहा था और यहाँ पे रख रहा था। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मेरा कंडक्टर है उस पे जो चार्ज हो गया, मुझे फाइनली यहाँ पे पहुंचना है। ये फाइनल क्वेश्चन है मेरा और ये इनिशियली था, ठीक है। फाइनली इसमें कितना चार्ज आ जाना चाहिए, क्यों अमाउंट का। मैं बोल रहा हूँ किसी इंटरमीडिएट स्टेज में कंडक्टर का रेडियस r है, मैंने क्या बोला किसी इंटरमीडिएट स्टेज में इसमें जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल q अमाउंट का चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? मैंने चार्जेस तोड़ के लाना स्टार्ट किया। अब चार्जेस जब ला रहे हो यहाँ पे रख रहे हो तो वो चार्जेस के सरफेस में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में बोला है, इंटरमीडिएट बीच का
कोई स्टेज है तो लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑफ द कंडक्टर की स्मॉल q। अब अगर कंडक्टर में स्मॉल q का चार्ज है, इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एट द सरफेस, अगर मुझे सरफेस का पोटेंशियल लिखना होता तो क्या लिखते? k स्मॉल q अपॉन कैपिटल R लिखते गए, हाँ या ना? इनिशियली जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, फाइनली कैपिटल Q का चार्ज अरेंज करना है। मैंने बोला कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऐसा मान लो कि कोई तो स्मॉल q अमाउंट का चार्ज स्टोर हो चुका है। अब अगर कोई तो स्मॉल q अमाउंट का चार्ज स्टोर हो चुका है तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका पोटेंशियल, जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वो kq अपॉन r लिखा जा सकता है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसे। अच्छा, अब मान लो अगर मैं फर्दर dq चार्ज, q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो गया, अगर मैं फर्दर यहां कहीं पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी से फर्दर dq अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आओ तो इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा क्या? और जो उसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे वही तो स्टोर हो जाएगा ना इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही तो डेफिनेशन होता है। तो अगर मैं इसके आगे देखूं, इनिशियल कंडीशन समझ में आ रहा है क्या है, फाइनली कहां पे पहुंचना है ये भी समझ में आ रहा है। इंटरमीडिएट स्टेज में कोई तो q अमाउंट ऑफ चार्ज दिख रहा था, उसमें अरेंज हो चुका था। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं और dq चार्ज, अब यहीं पे तो नहीं छोड़ सकते ना, इसको इस स्टेज तक लेके आना है, तो जो dq चार्ज लाते जा रहे थे वो तो कंटिन्यू रखेंगे। अब अगर मैं बोलूं स्मॉल वर्क डन dw लिख रहा हूं, ये कौन सा वर्क डन है? dw bringing a charge dq against the intermediate potential of the surface। देखो फिर से डेरिवेशन में बता रहा हूं, डेरिवेशन तुमको यार कोई काम का नहीं है, तुमको याद तो फाइनली एंड रिजल्ट ही रखना है। डेरिवेशन से बस क्या होता है, फील हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कैसे लाया है, याद अपने को फाइनल रिजल्ट ही रखना है। अब अगर मैं dw कैलकुलेट करूं तो वर्क डन तो बहुत ही आसान होता था सर, वर्क डन कैलकुलेट करना हमको आता था। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते थे? तो q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल का डिफरेंस, ऐसे ही तो वर्क डन कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे जो चार्ज मूव कराना है वो dq है, जो चार्ज हमें मूव कराना है वो कौन सा चार्ज है? dq चार्ज हम मूव कराने वाले हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे लिखेंगे? इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं क्या? और इसके सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? kq अपॉन r। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो, यहाँ पे kq अपॉन r, तो dw को dq, पोटेंशियल डिफरेंस dd के प्लेस में क्या लिख देंगे? kq अपॉन कैपिटल R लिख देंगे क्या? तो जो स्मॉल वर्क डन है dw, उसका वैल्यू हो जाएगा k और r कांस्टेंट था, q dq। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, मैंने क्या बोला भाई साहब? मैंने बोला कि किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में ऐसा मान लिया कि कोई तो q, स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब अगर स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसका पोटेंशियल, पहले जब न्यूट्रल था तो उसका पोटेंशियल कितना था? जीरो। अब न्यूट्रल नहीं है, अब उसके पास एक चार्ज है, कितना? स्मॉल q अमाउंट का चार्ज है। उस स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण उसके सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? तो k स्मॉल q अपॉन कैपिटल R हो गया। अब अगर तुम dq चार्ज इंफिनिटी से तोड़ के लाके यहाँ पे रखोगे तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो जो स्मॉल वर्क डन लिखते हैं dw, वो क्या होता है? चार्ज टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो dq टाइम्स ऑफ kq अपॉन r लिख दिया। अब यहाँ पर जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ, ये मैं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हम क्या करते थे? dq टाइम्स ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल करते थे, तो dw का वैल्यू ऐसा हो गया। अब अगर नेट वर्क डन फाइंड करना है मुझे यहाँ पर, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा नेट वर्क डन k अपॉन r कांस्टेंट है बाहर, q dq। स्टार्ट जब आपने किया था तो कंडक्टर का चार्ज क्या था? सर वो तो न्यूट्रल था, अगर वो न्यूट्रल था तो उसका चार्ज जीरो था। और जब वो फाइनल स्टेज में पहुंच गया, कहां तक लेके जाना है उसको? जब उसका चार्ज कैपिटल Q का हो जाएगा वहां तक उसको लेके जाना था। q dq का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? q dq का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो स्मॉल q का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा क्या? q dq का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या लिख जाते हो?
हाँ भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल क्यू। इसको जब आप अरेंज करोगे तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा के 2r कैपिटल क्यू का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। अब ये जो वर्क डन है वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो कितना आ जा रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। बहुत ही काम का रिलेशन है, बहुत ही काम का रिलेशन है, ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। मैंने क्या बोला, सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को जो भी वर्क डन करना है वो सिस्टम में स्टोर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम को कैसे बनाया, तो कंडक्टर सरफेस था, कंडक्टिंग सरफेस था, क्या करने लगेंगे, dq dq का चार्ज इंफिनिटी से तोड़ के लाएंगे और रखते जाएंगे। अब dq dq का चार्ज जब तोड़ के इंफिनिटी से लाके रखते जा रहे थे तो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेप पे हमने देखा कि सरफेस में अगर कोई तो स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रख लिया, अगर उसने कोई तो स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रख लिया है, इसका मतलब जो सरफेस है उसका पोटेंशियल हो जाएगा kq अपॉन कैपिटल r, जहां पे q क्या लिख रहे हैं, स्मॉल q। अब जब भी आप नेक्स्ट चार्ज को मूव करके अंदर लाओगे तो उस पोटेंशियल जो उसके सरफेस में आ चुका है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अब उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करता है एक्सटर्नल एजेंट वही तो सिस्टम में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, इसको यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। अब जब भी मैं कंडक्टिंग स्फीयर बोलूं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तीन तरह के स्फीयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी मैं बोलूं कंडक्टिंग स्फीयर तो वो तीन तरह का स्फीयर है। अब अगर तीन तरह के स्फीयर के मैंने कैलकुलेट कर दिया तो एक और स्फीयर बच रहा है ना, एक और स्फीयर बचेगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो अब क्या लिखेंगे, डेरिवेशन इसमें भी बताऊंगा लेकिन डेरिवेशन अपने काम का नहीं, वो सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ a non-conducting solid sphere, potential energy because of non-conducting solid sphere। अब non-conducting solid sphere देखते हैं, फिर से वही करना पड़ेगा, dq dq अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके आएंगे और क्या करेंगे, जमा करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो कंडक्टर था, कंडक्टर वाले केस में चार्ज सिर्फ सरफेस पे आता है, कंडक्टर वाले केस में जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे आता, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो जो चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है क्या। कंडक्टर वाले केस में जो भी चार्ज था वो कहां पर आ रहा था, कंडक्टर वाले केस में चार्ज आता सिर्फ उसके सरफेस पे, ठीक है। तो मुझे उसका जो पूरा डायग्राम है या जो कंडक्टर का आउटर सरफेस है वो बना हुआ है, बस मुझे चार्जेस ला के रखने हैं क्या। नॉन कंडक्टर थोड़ा अलग है, कैसे अलग है, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्जेस होंगे नॉन कंडक्टर में जो चार्जेस होंगे वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या। तो आप सोचो सबसे पहला चार्ज लेके आएंगे कहां पे रखेंगे, सेंटर पे, dq चार्ज। फिर जब चार्ज लेके आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, स्फीयर भी फॉर्म करना है क्या इस बार, समय को नहीं समझ में आया। जैसे इससे पहले वाले में कंडक्टर का जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे ही आ सकता है, मतलब कंडक्टर बना हुआ है और हम dq dq चार्ज लाके उसके सरफेस पर अरेंज करते जा रहे हैं, पहला वाला केस ऐसा था। अब अगर आप सोचोगे तो मुझे थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर है तो मुझे dq चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं, वहां पर एक डिफाइंड स्ट्रक्चर था r रेडियस का, यहाँ पे कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, dq चार्ज लाएंगे, फिर इसके आजू dq dq लिख रख के ऐसे स्फीयर बना लेंगे, फिर dq लाके एक और स्फीयर बनाएंगे, फिर dq लाके एक और स्फीयर बनाएंगे, फिर dq लाके ऐसे बनाते जाएंगे, तब जाके एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बने आ गया। मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज q को लेके आना है, साथ ही साथ r भी हम ही अरेंज करेंगे क्या, मतलब उसका रेडियस भी हम ही बनाएंगे ना बार बार। जैसे जैसे चार्ज लेके आओगे चार्ज q बढ़ता जाएगा और r का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखो, इनिशियली मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, इनिशियली मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर इनिशियली कैसा मैंने बस पॉइंट बना दिया। फाइनली मुझे क्या बनाना है, फाइनली मुझे चार्जेस को ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है।
ठीक है। फाइनली मुझे क्या करना है, ऐसे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इंफिनिटी से dq चार्ज लाऊंगा और यहां पे रखता जाऊंगा, ठीक है। इंफिनिटी से dq चार्ज लेके आएंगे और रखते जाएंगे। अब जैसे जैसे रखते जाओगे वो स्फीयर ऐसे फॉर्म होता जाएगा। फाइनली अपने को ये स्ट्रक्चर पे पहुंचना है। फाइनली कितना चार्ज इसमें लेके आना था, कैपिटल Q का चार्ज इस तरह से पूरे r रेडियस के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कराना। अब फिर से अगर मैं बोलूं कि किसी इंटरमीडिएट स्टेज में अगर देखें, किसी इंटरमीडिएट स्टेज में ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसका रेडियस जो बना होगा वो स्मॉल r का है। इस बार रेडियस के हम खुद फॉर्मेट करेंगे, इस बार जो रेडियस है वो खुद फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि किसी स्मॉल r रेडियस का किसी इंटरमीडिएट स्टेज में बना है और इसके सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो कोई स्मॉल q का होगा। ऐसा मान सकते हैं ना। अच्छा, अब अगर मुझे फाइनली ये बना के लेके आना है, ध्यान से देखना, तो अगर मुझे फाइनली ये लेके आना है तो q जो चार्ज है वो 4/3 पाई r क्यूब, q जो है वो 4/3 पाई r क्यूब, इसके लाके अरेंज करना है। अगर इतना चार्ज इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रो को कैसे डिफाइन करोगे, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा 4 पाई r क्यूब और 3 ऊपर चला जाएगा। अब सर ये सब क्यों डिफाइन कर रहे हो, अगर मुझे रो पता चल जाए, इसमें मैंने मान लिया किसी इंटरमीडिएट स्टेज में रेडियस कितना है, स्मॉल r का है। अगर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पता है, उसका रेडियस पता है, तो स्मॉल q के प्लेस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, रो इनटू 4/3 पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, अभी कुछ नहीं था, तुम चार्जेस लेके आओगे, तुम स्फीयर भी खुद बनाओगे और चार्जेस भी खुद अरेंज करोगे। जैसे जैसे तुम चार्ज अरेंज करते जाओगे स्फीयर का रेडियस भी फैलता जाएगा। क्या स्फीयर का रेडियस तुमको 0 से r लेके आना है। इस वहां पे कंडक्टर वाले केस में रेडियस बना हुआ था, बस चार्जेस को लेके आए थे और सरफेस पे चिपका रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, थ्रू आउट द वॉल्यूम जब चार्जेस चिपकाना स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, स्फीयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनली। अब इधर से इधर में बीच में कहीं ऐसा कुछ आया होगा क्या, तो मैंने बोला कि उस समय कोई रेडियस स्मॉल r है मान लो, और उस समय का इसने जो चार्ज स्टोर कर लिया होगा खुद के सरफेस पे या थ्रू आउट द वॉल्यूम पर, वो स्मॉल q है, ऐसा मान लो। अब अगर फाइनली ऐसा स्टेज आना है, q अमाउंट ऑफ चार्ज 4/3 पाई r क्यूब के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का वैल्यू 3q/4 पाई r क्यूब लिखा जा सकता है। अब इसको यूज करके मैं इस स्टेज का चार्ज फाइंड कर रहा हूं, तो कितना आया, रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। रो के प्लेस में अगर मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो 3q/4 पाई कैपिटल r क्यूब, 3q/4 पाई कैपिटल r क्यूब इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल अगर हो गया तो स्मॉल q हो जाएगा कैपिटल q r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सर मेरे को ना नहीं समझ में आया, सर ये बहुत जरूरी है भाई ये सब समझना। जब तक ये समझोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। हमें तो पूरा पूरा अरेंजमेंट बनाना है। अब पूरा पूरा अरेंजमेंट झटके से तो बनेगा नहीं, बीच का इंटरमीडिएट स्टेज मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब अगर इस इंटरमीडिएट स्टेज में है, इसके आगे क्या करेंगे, अब जैसे कोई dq चार्ज आप लेके आओगे इंफिनिटी से और इसके सरफेस पे अरेंज करोगे, तो इसके सरफेस का जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। क्या अगर अब क्या करोगे इस स्टेज में, जब ये q अमाउंट इसने स्टोर करके रख लिया है, अब आप क्या करोगे, इंफिनिटी से अगर कोई dq चार्ज को तोड़ के लेके आओगे, इसके सरफेस में प्लेस करोगे, तो इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो स्मॉल वर्क डन tw क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन tw जो होता है वो होता है चार्ज टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है, सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखते हैं, kq/r लिखते हैं। अब इसका रेडियस अभी स्मॉल r है, तो पोटेंशियल कितना लिख देंगे, पोटेंशियल लिख देंगे kq/r। तो tw कैन बी रिटन एज k, कांस्टेंट का बाहर निकाल दिया, q dq/r। अब अगर नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। स्मॉल q कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट का वेरिएबल है ना भाई, वो तो स्मॉल q अलग-अलग इंटरमीडिएट स्टेज में अलग-अलग होगा। स्मॉल q वेरिएबल, स्मॉल r, सर स्मॉल r भी वेरिएबल है। अब एक इंटीग्रेशन
काम बन सकता है क्या? नहीं। मतलब दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब किसको एलिमिनेट करते हो? तुम जिसको चाहो उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है, क्यू डी क्यू है, मैं अगर आर को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, मुश्किल हो जाएगा। क्यू को एलिमिनेट करता हूं, वो ज्यादा आसान होता है। क्यू को एलिमिनेट करने की अगर कोशिश करूं तो यहां पे हो जाएगा डब्ल्यू, के कांस्टेंट बाहर है, क्यू किसी भी क्यू के प्लेस में ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यू आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, ठीक है, एक 1 अपॉन आर भी है, और डी क्यू, डी क्यू का वैल्यू को यहां से कर सकते हैं। कैसे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा डी क्यू। इस तरह का कैलकुलेशन आता होगा आपको, डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया है। डी क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट है, बाहर निकाल के रख देते हैं। कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। आर क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा 3r स्क्वायर और dr, 3r स्क्वायर और वो क्या हो जाएगा dr, जो भी डी क्यू। अभी अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता, अगर तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर एंड रिजल्ट ही याद रखेंगे, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको डिफरेंशिएशन आता है तो ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में, तो सिंपलीफाई करने पे ऐसा आ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ dq अगर मैं वो वैल्यू रखूं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं q नाम के वेरिएबल को हटाना चाहता हूं। तो अगर यहां से मैंने q हटाया तो यहां से dq भी हटाना चाहिए मुझे, dq के प्लेस में वो ला के रख दो, तो ये हो जाएगा q अपॉन कैपिटल R का q 3r स्क्वायर dr। उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं कि q q q स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, r क्यूब r का पावर 6 बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। ये r इसको स्क्वायर बना देगा और इधर भी एक r 3 भी बाहर निकलने वाला है, 3 भी बाहर निकाल दो, तो इधर इंटीग्रेशन के अंदर r टू द पावर 4 dr बन गया। अब ये जो स्मॉल r है, अब इंटीग्रेशन स्मॉल r का हो रहा है, स्मॉल r का मिनिमम वैल्यू 0 था और मैक्सिमम वो कैपिटल R तक जा सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब यहां पर देखो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, यहां पर अगर मैं फाइनल आंसर फाइंड करूं तो ये जो वर्क डन है, अब जो वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टोर, तो ये हो जाएगा 3k q स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 6, लोअर लिमिट में कुछ आने नहीं, ये हो जाएगा r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, अपर लिमिट का ही वैल्यू आएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये पावर 6 और ये r5 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आ रहा है वो है 3k2 स्क्वायर अपॉन 5r। ये फॉर्मूला है जो अपने को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन हो सकता है मुश्किल लगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है डेरिवेशन छोड़ देना, लेकिन एंड रिजल्ट को याद रखना है। अगर तुम्हारे पास कंडक्टर अगर होगा तो कंडक्टर में जो भी एनर्जी है, कंडक्टर में जो भी एनर्जी वो कितना आएगा, q2 स्क्वायर अपॉन 2r आएगा। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स की